कहते हैं ना, जब किसी औरत की इज्जत पर वार होता है तो वो या तो टूट जाती है या फिर खुद तूफान बन जाती है। ये कहानी है आर्या की, एक सीधी, सच्ची और मजबूत लड़की की, जिसने प्यार भी सच्चा किया और उस प्यार की खातिर अपने दर्द से भी लड़ी। कभी उसे बदनाम किया गया, कभी उसकी तस्वीरों को हथियार बनाया गया, पर वो नहीं टूटी, क्योंकि उसके साथ था उसका खुदा और उसकी सच्चाई। आज जो दुनिया उसे हिम्मत वाली औरत कहती है, वो वही आर्या है जिसने अपनी इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी। अरे देखो देखो, कितनी बेशर्म लड़की है ये, इतने मर्दों के सामने कैसे घूम रही है। दुपट्टा भी ठीक से नहीं लिया, बस एक कंधे पर टांगा है। गांव की औरतों का एक झुंड चौपाल के पास बैठा था और सबकी नजरें एक ही लड़की पर थी, आर्या। आर्या ने जैसे ही वो बातें सुनी, उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो अपने कदम रोककर पलट गई और उन औरतों को घूर कर देखने लगी। मन में ख्याल आया, कौन होती हैं ये औरतें मुझे सिखाने वाली कि मैं क्या पहनूं और कैसे चलूं? मैं दुपट्टा सिर पर लूं या गले में डालूं, इससे इनका क्या लेना देना? वो बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई और जाकर अपनी दादी सकीना बेगम के पास बैठ गई। दादी ने अपनी पोती को ऊपर से नीचे तक देखा। गोरा रंग, काले घुंघराले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। नई जवानी थी जो चेहरे पर साफ झलक रही थी। गांव के मर्दों से लेकर औरतों तक सबकी निगाहें उसी पर ठहर जाती थीं। दादी ने लंबी सांस ली। बेटी, ये गांव है, यहाँ लोग बातें बनाने देर नहीं लगाते, तो जरा दुपट्टा सिर पर ले लिया कर। अगर नहीं भी लेती तो दोनों कंधों पर तो डाल ले। इस तरह एक कंधे पर टांगा दुपट्टा गांव में ठीक नहीं माना जाता। आर्या ने झल्लाकर कहा, दादी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। कोई अपनी पसंद से कपड़े पहने तो दूसरों को जलन क्यों होती है? अगर कोई औरत खुद को चादर में छुपा ले लेकिन उसके दिल में खोट हो तो क्या वो अच्छी कहलाएगी? दादी मुस्कुराई, मगर चेहरे पर चिंता साफ थी। बेटा, हमारे मजहब में पर्दा करना फर्ज है। जवान लड़कियां अपनी खूबसूरती सबको नहीं दिखाती। अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी होती है। अभी बात चल ही रही थी कि बाहर से फातिमा चाची की आवाज आई। अरे अम्मी, आप इससे क्या समझा रही हैं? ये तो लंदन से आई है। वहाँ क्या क्या करती रही होगी कौन जाने। वहाँ तो मर्द औरत सब एक साथ रहते हैं और ये भी वहीं की आदतें लेकर आई है। आर्या को उनकी बातें बुरी लगीं। उसने पलटकर जवाब दिया, फातिमा चाची, आप मेरे बारे में ऐसी बातें करने वाली कौन होती है? मैं क्या हूँ और कैसी हूँ, इसका हिसाब खुदा मुझसे लेगा। आपको क्यों फर्क पड़ता है? दूसरों की जिंदगी में तांग झांक करना छोड़िए और अपने काम से काम रखिए। फातिमा ताई की आंखें फैल गईं। देखा अम्मी, कैसी जुबान है इसकी, जरा सा टोका क्या तो जवाब देने लगी। ये सब इंग्लैंड की हवा का असर है। उनकी बातें सुनकर आसपास की औरतें भी हाँ में हाँ मिलाने लगीं। आर्या अब और नहीं रुकी। उसने अपने बालों को ठीक किया, दुपट्टा सिर पर डाल लिया और वहां से चली गई। वो सीधे अपने चचेरी बहनों के कमरे में पहुंची। जैसे ही वो अंदर आई, सब हंसना बंद कर दी। आर्या को समझ आ गया कि उसकी बातें, उसका पहनावा सब उन्हें चुभता है। दरअसल वो सब आर्या से मन ही मन जलती थीं। उसकी गोरी रंगत, लंबे बाल और चमकता चेहरा किसी को भी कमतर महसूस करा देता था। लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं थी, आर्या उस घर की अपनी नहीं थी। दादी ने उसके पापा को बचपन में गोद लिया था। आर्या के पिता रफीक बचपन में अपाहिज पैदा हुए थे। उनके अपने माँ बाप ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। तब दादी ने उन्हें अपनाया, उन्हें पाला और खुदा के करम से वक्त के साथ उनके पैर ठीक हो गए। रफीक बड़े होकर एक सफल बिजनेसमैन बने और इंग्लैंड में जाकर बस गए। वहीं उनकी मुलाकात एक अंग्रेज लड़की एमा से हुई, जिससे उन्होंने शादी कर ली। आर्या उन्हीं दोनों की बेटी थी। दादी उसे बहुत चाहती थी, मगर घर के बाकी लोग उसे पराया समझते थे। आर्या को भी ये सब महसूस होता था। वो अक्सर सोचती, मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? इन लोगों के बीच मेरा दम घुटता है। एक दिन उसने फ़ोन मिलाया। मम्मी, प्लीज़ मुझे वापस बुला लीजिए, यहाँ लोग बहुत अजीब हैं। लेकिन उधर से वही जवाब आता, अभी थोड़ा वक्त और रहो बेटा, दादी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। आर्या ने फ़ोन काट दिया, पर दिल और भारी हो गया। कुछ दिन बाद घर में शादी थी। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से चमक उठा था। सब औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे। आर्या को ये सब देखने में मज़ा तो आ रहा था, पर अंदर से वो अकेली महसूस कर रही थी। तभी समीरा भाभी उसके पास आई। अरे आर्या, कैसी लगी हमारी शादी की रौनक? तुम्हें यहाँ बोर तो नहीं लग रहा?
समीरा बहुत प्यारी और सुलझी हुई औरत थी। उनकी बातों में मिठास थी और आंखों में अपनापन। आर्या मुस्कुरा दी। नहीं भाभी, अच्छा लग रहा है। समीरा बोली, चलो अच्छा है, तुम भी कुछ देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। इतने में समीरा के पति फैजान भी वहां आ गए। वे आर्या के बिल्कुल पास बैठ गए, इतना पास कि उसे बेचैनी होने लगी। आर्या हल्का सा पीछे खिसक गई। फैजान के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे वो उसके असहज होने का मजा ले रहा हो। समीरा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, फैजान, आर्या से कहो थोड़ा घूम आए, बेचारी घर में बंद बंद सी रहती है। फैजान बोला, हाँ बिल्कुल। चलो आर्या, कहीं चलते हैं, फिल्म देखते हैं या मार्केट चलते हैं। आर्या का मूड भी उदास था, तो उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। जब वो तैयार होकर आई तो दादी और समीरा दोनों वहीं बैठी थीं। दादी के चेहरे पर नापसंदगी साफ झलक रही थी। आर्या ने टाइट जीन्स और छोटी शर्ट पहनी थी, जिससे उसका पेट थोड़ा दिख रहा था। दादी बोली, बेटा, मैंने कितनी बार कहा यहाँ रहते सलवार कमीज पहना करो, ये कपड़े हमारे यहाँ ठीक नहीं लगते। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, दादी आज शॉपिंग पर जा रही हूँ, वहीं से पारंपरिक कपड़े ले आऊंगी, फिर वही पहनूंगी। दादी ने सख्ती से कहा, हमारे यहाँ लड़कियां अकेले बाहर नहीं जाती, तुम कहीं नहीं जाओगी। आर्या चौंक गई। दादी, मैं तो भाभी के साथ जा रही हूँ। समीरा ने बीच में कहा, नहीं आर्या, तुम मेरे साथ चलो, मैं ले जाऊंगी, फैजान को और काम है। आर्या के दिल में एक झटका लगा। उसने सोचा, भाभी को भी शक हो गया है क्या? इन लोगों की सोच इतनी छोटी क्यों है? वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दिन भर वो चुप रही। किसी ने आवाज़ दी, पर वो बाहर नहीं आई। रात को जब समीरा उसे खाने के लिए बुलाने आई, तो उसने कहा, चलो आर्या, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आर्या ने सोचा, अब किसी से बात नहीं करूंगी, बस खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। बाहर आई तो देखा, आज खाने की टेबल पर बहुत सारी डिशेस सजी थीं। अरे, आज तो खूब तैयारी है, कोई खास मेहमान आया क्या? दादी बोली, हाँ, मेरा नाती आया है, आरिश, आर्मी में है बेटा। आर्या को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब वो लड़का अंदर आया, लंबा, सांवला, तेज नजर वाला, तो एक पल के लिए आर्या के कदम जैसे थम गए थे। जब वो लड़का अंदर आया तो लगा जैसे पूरा कमरा उसके चारों ओर चमक उठा हो। ऊंचा कद, गोरा रंग और आंखों में एक अजीब सी गहराई। दादी बोली, आओ बेटा आरिश, बैठो, देखो ये आर्या है, अहमद की बेटी। आरिश ने मुस्कुराकर कहा, अरे, मैंने तो तस्वीरों में देखा था, पर हकीकत में तो बहुत प्यारी हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्मी थी। आर्या का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने नजरें झुका लीं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे इतने ध्यान से देख रहा है। खाना शुरू हुआ। सब लोग बातों में लगे थे, पर आर्या के कान बस आरिश की आवाज़ सुन रहे थे। वो जब हंसता तो आर्या का दिल भी मुस्कुरा उठता। खाने के बाद आर्या जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। उसने आईने में खुद को देखा। मुझे ये क्या हो गया है? मैं उसे देखकर इतनी घबरा क्यों गई? फिर खुद ही मुस्कुराई। शायद ये वही एहसास है जो किताबों में लिखा होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह दादी ने कहा, आर्या, चलो मेरे साथ बाहर थोड़ी देर के लिए। आरिश भी चल रहा है, सब लोग बाजार जा रहे हैं। आर्या का चेहरा खिल गया, लेकिन उसने कोशिश की कि खुशी जाहिर ना हो। ठीक है दादी, मैं तैयार हो जाती हूँ। वो जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर एक हल्का गुलाबी सूट निकाल लाई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने बालों को खोला। फिर सोचा, नहीं, कहीं वो मुझे हल्की फुल्की समझेगा, और फिर जल्दी से चोटी बना ली। बाहर जब वो आई तो आरिश गाड़ी के पास खड़ा था। वो बोला, अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आर्या झेंप गई और मुस्कुरा दी। दादी सब देख रही थी, मगर कुछ बोली नहीं। बाजार जाते वक्त गाड़ी में दादी पीछे बैठी और आगे की सीट पर आरिश और आर्या साथ थे। रास्ते में हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और आरिश बार बार उसकी ओर देख लेता। उसकी हर नज़र में अपनापन और सच्चाई थी। तो इंग्लैंड की लाइफ कैसी है? आरिश ने पूछा। आर्या बोली, वहाँ लोग खुले विचारों वाले हैं, कोई किसी को जज नहीं करता। पर यहाँ तो किसी की मुस्कान पर भी लोग बातें बनाते हैं। आरिश ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि यहाँ के लोग डरते हैं, उन्हें आज़ाद सोच से डर लगता है। उसके इस जवाब ने आर्या के मन में कुछ गहराई तक छू लिया। शाम को जब सब लौटे तो दादी ने कहा,
आरिश, तुम यहीं 2 दिन और रहो बेटा, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। आरिश ने हंसते हुए कहा, ठीक है नानी, मैं सिर्फ आपके लिए रुक रहा हूं। रात में जब सब सो गए, आर्या छत पर चली गई। चांद पूरा था और हवा ठंडी। वो सोच रही थी, कभी कभी कोई अनजान इंसान भी कितना अपना लगने लगता है। उसी वक्त नीचे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने नीचे झांका। वो फैजान भाई थे। फैजान धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। आर्या घबरा गई। वो तुरंत नीचे आने लगी और बोली, फैजान भाई, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फैजान मुस्कुराए। तुम्हें देखने आया था, नींद नहीं आ रही थी। आर्या ने सख्त लहजे में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे कमरे या छत पर ऐसे आए। वो वहां से नीचे उतर गई। फैजान ने जाते जाते कहा, तुम जितना दूर भागोगी उतना ही करीब आऊंगा मैं। उसकी ये बात आर्या के दिल में डर छोड़ गई। अगले दिन दादी ने सबको बुलाकर कहा, अरे सुनो, कल हमारी बेटी सारा और उसका बेटा आरिश दावत रख रहे हैं, सबको जाना है। आर्या ने हल्के से सिर हिलाया, पर दिल में डर था कि फिर फैजान कुछ गलत हरकत ना करे। शाम को जब सब दावत के लिए तैयार हो रहे थे, आर्या अपने कमरे में कपड़े चुन रही थी। वो सोच में डूबी थी कि कौन सा सूट पहने। तभी समीरा भाभी अंदर आईं। अरे, ये लाल वाला पहन लो, इस पर तो तुम बहुत सुंदर लगोगी। आर्या मुस्कुरा दी। सच में? समीरा ने हंसकर कहा, हाँ, इतनी सुंदर लड़की को किसी कपड़े की जरूरत ही क्या है। दावत में जब आरिश ने उसे देखा तो उसकी नजरें थम गई। वो धीरे से बोला, आज तो सच में नजर उतारनी पड़ेगी। आर्या ने नजरें झुका ली, मगर दिल अंदर से मुस्कुरा उठा। रात का खाना खत्म हुआ। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। आर्या और आरिश बाहर बरामदे में बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी, चांदनी बिखरी थी और दोनों के बीच खामोशी थी। आरिश बोला, जानती हो, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तो सोचा ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहूंगा। आर्या ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। आप क्या कह रहे हैं? आरिश ने हंसते हुए कहा, बस जो दिल ने कहा वही कह दिया, अब फैसला तो तुम्हारे दिल पर है। आर्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप उठी और अंदर चली गई। रात भर नींद नहीं आई। दिल में कुछ नया सा था, जैसे कोई कहानी शुरू हो गई हो। दूसरे दिन सुबह सुबह समीरा भाभी उसके पास आईं। अरे आर्या, तुम तो शर्मा रही हो, बताओ ना, आरिश तुम्हें कैसा लगा? आर्या के चेहरा लाल हो गया। भाभी ने हंसकर कहा, मुझे सब समझ आ गया है। वैसे भी सारा फूफी तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। आर्या कुछ कह ही नहीं पाई। वो बस मुस्कुरा दी और चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। वो दिन उसके लिए खास था। अब उसे सब अच्छा लगने लगा था। घर की बातें, लोगों का हंसना, दादी की डांट तक प्यारी लगती थी। वो खुद को बदलने लगी थी। अब वो जीन्स शर्ट छोड़कर सूट और दुपट्टा पहनना शुरू कर दिया था। दादी को जब देखा तो वे मुस्कुरा उठी। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी आर्या कितनी समझदार है। वो अब समीरा भाभी के साथ रसोई में भी मदद करती। भाभी कहती, वाह, अब तो तुम बिल्कुल हिंदुस्तानी बहू लग रही हो। आर्या ने हंसकर कहा, शायद मोहब्बत इंसान को बदल देती है भाभी। भाभी मुस्कुरा दी। सच कहा, मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। फैजान अब हर वक्त मौका ढूंढता कि किसी बहाने से आर्या के पास आ जाए। कभी हंसकर कोई बात करता, कभी उसकी तारीफ करता, कभी किचन में उसके बहुत करीब आ जाता। आर्या ने कई बार भाभी से कहा, भाभी, फैजान भाई का व्यवहार अजीब लगता है। समीरा ने नजरें झुका ली। मैं समझती हूँ आर्या, पर तुम बस उनसे दूर रहना। आर्या को अब ये घर भी अजीब लगने लगा था। एक तरफ आरिश की मोहब्बत, दूसरी तरफ फैजान का डर। वो सोचती, क्या हर लड़की को अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए इतनी जंग लड़नी पड़ती है? और तभी उसे दादी की बात याद आई। बेटी औरत की असली ताकत उसकी हया और समझदारी में होती है। उस दिन उसने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, वो अपने हक और इज्जत की लड़ाई खुद लड़ेगी। दिन बीतते गए और आरिश के जाने के बाद भी उसकी यादें घर में तैरती रहती थीं। कभी दादी उसकी बातें करती, कभी समीरा भाभी मुस्कुराकर कह देती, अरे आर्या, अब तो तू हमारी आरिश की ही लगती है। आर्या शर्म से सिर झुका लेती, मगर दिल की धड़कनें कुछ और ही कहती थीं। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि कब उसकी सोच में, उसकी सांसों में सिर्फ आरिश भर गया था। हर सुबह जब वो आंगन में तुलसी में पानी डालती तो उसकी नजरें अनजाने में ही उस रास्ते की ओर चली जाती जहां से आरिश गया था। एक दिन समीरा भाभी आई और बोली, अरे आर्या, तू तो शर्मा रही है, बताओ ना, आरिश तुम्हें कैसा लगा? आर्या का चेहरा लाल हो गया।
भाभी ने हंसकर कहा, मुझे सब समझ आ गया है। वैसे भी सारा फूफी तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। आर्या कुछ कह ही नहीं पाई। वो बस मुस्कुरा दी और चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। उस दिन के बाद से ही घर का माहौल बदल गया। दादी की आंखों में चमक थी, जैसे कोई पुराना सपना सच हो गया था। सारा फूफी ने तो बाकायदा रिश्ता भेज दिया था। फोन पर आरिश ने भी कहा, अब बस जल्दी से मेरा इंतजार खत्म कर दो आर्या। ये सुनकर आर्या की मुस्कान छिपाए नहीं छिपी। उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। अब ना तो वो इंग्लैंड वाली खुली सोच दिखाती थी, ना आधुनिक कपड़े पहनती थी। वो खुद को पूरी तरह भारतीय परंपरा में ढाल चुकी थी। सलवार कमीज, दुपट्टा सर पर और मीठा बोल उसके होंठों पर। दादी ने कहा, देखा मोहब्बत कैसे इंसान को बदल देती है। पहले तो तू कहती थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब देखो खुद। आर्या हंसती, दादी, जब दिल किसी को अपना मान ले तो सब अपने आप ठीक लगने लगता है। लेकिन जब मोहब्बत खामोशी से बढ़ रही थी, तब एक परछाई भी धीरे धीरे उसके आसपास मंडराने लगी थी। फैजान। अब वो पहले से ज्यादा आर्या पर ध्यान देने लगा था। कभी किचन में आकर बिना वजह बातें करता, कभी मुस्कुराकर कह देता, आर्या आज बहुत प्यारी लग रही हो, और कभी उसे इतनी देर तक घूरता कि आर्या को बेचैनी होने लगती। वो अब समीरा भाभी के सामने भी बेहिचक उसकी तारीफ कर देता। भाभी की आंखों में उदासी झलकती, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। एक दिन जब भाभी अपने मायके चली गईं, अपने भाई की शादी में शामिल होने, तो घर में बस दादी, फैजान और आर्या ही रह गए। शाम के वक्त आर्या ने सोचा, चलो दादी के लिए कॉफी बना दूं। वो रसोई में आई और गैस पर दूध रख दिया। अभी वो चीनी ढूंढ ही रही थीं कि पीछे से किसी ने कहा, तो मैडम आज कॉफी खुद बना रही हैं? आर्या पलटी। पीछे फैजान खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। वो बोली, जी दादी के लिए बना रही हूं। फैजान ने नजदीक आते हुए कहा, दादी के लिए या किसी और के लिए? आर्या ने भौने से कोड़ ली, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूं, फैजान ने हंसकर कहा और करीब आ गया। आर्या ने पीछे हटते हुए कहा, प्लीज थोड़ा दूर रहें, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों, मैं कोई गैर थोड़ी हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। इसी दौरान आर्या का हाथ कांपा और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। वो चीख पड़ी, आह! फैजान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बेवकूफ लड़की, ध्यान नहीं रखती। वो उसे अपनी स्टडी रूम में ले गया और बोला, बैठो, मैं दवा लगाता हूं। आर्या बोली, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। इतनी नाजुक उंगलियां हैं तुम्हारी, खुद कैसे लगाओगी? बैठो। उसने उसका हाथ अपनी गोद में रखा और हल्के से मरहम लगाने लगा। आर्या को उसका स्पर्श अजीब लग रहा था। दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहती थी, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। फैजान की आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम मुझे भाई क्यों कहती हो? सुनने में अच्छा नहीं लगता, बस फैजान कहो। आर्या झटके से उठ खड़ी हुई। दवा लग गई है, अब मैं दादी के पास जा रही हूं। और वो वहां से भागती हुई निकल गई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। ये आदमी मुझे डराता है, वो फुसफुसाई और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके बाद उसने कोशिश की कि वो फैजान से दूर रहे। वो जहां होता आर्या वहां से निकल जाती, मगर फैजान तो मानो पीछे ही पड़ गया था। कभी रास्ता रोक लेता, कभी मजाक के बहाने हाथ छू लेता। एक दिन तो हद हो गई। आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में अपने माँ बाप की याद में आंसू आ गए थे। उसी वक्त फैजान अंदर आ गया। वो पास आया और बोला, तुम रो रही हो, चलो मैं आंसू पोंछ देता हूं। उसने अपनी उंगलियों से उसके गालों पर हाथ रखा। आर्या घबरा गई, एकदम पीछे हट गई। प्लीज ऐसे मत करे, मुझे पसंद नहीं है। वो हंस पड़ा। इतना डर क्यों लग रहा है? मैं कोई पराया नहीं हूं। तभी बाहर से आवाज आई, आर्या, दादी बुला रही हैं। आर्या ने राहत की सांस ली और बाहर भाग गई। रात को उसने अपनी माँ को कॉल किया, मम्मी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कोई मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन उधर से माँ बोली, बेटा ऐसी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर तेरी शादी हो जाएगी। आर्या के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसने फोन काट दिया और तकिए में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। अगली सुबह दादी ने उसे बुलाया। बेटी, आज सब लोग सारा फूफी के घर जा रहे हैं, तू भी चल। आर्या ने कहा, दादी ने यहीं रहूंगी, तबीयत ठीक नहीं है। दादी ने सर पर हाथ फेरा। ठीक है, पर दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। सबके जाने के बाद घर में सन्नाटा था। आर्या ने राहत की सांस ली। कम से कम कुछ घंटे तो सुकून से रहूंगी। वो सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी।
इतनी जल्दी सब लौट आए क्या? उसने दरवाजा खोला और सामने फैजान खड़ा था। आप यहाँ? फैजान मुस्कुराया। बस तुम्हारी याद आ गई थी, सोचा मिलने चला आऊं। आर्या पीछे हटने लगी। कृपया बाहर जाइए, मुझे अकेले रहना है। इतना डर क्यों रही हो? मैं कोई पराया नहीं हूं। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने छूटने की कोशिश की। फैजान भाई छोड़िए, ये ठीक नहीं है। तुम मुझे भाई मत कहो, वो गरजा। मुझे तुम चाहिए आर्या, और मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। आर्या ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, मगर उसने झटके से उसे खींच लिया। आर्या चिल्लाने ही वाली थी कि तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। दादी और आरिश लौट आए थे। फैजान हड़बड़ा गया। आर्या भागकर दादी के गले लग गई। दादी, ये मेरे कमरे में घुस आया था। दादी ने आंखें तरेरी। फैजान, शर्म नहीं आती घर की इज्जत को इस तरह रौंदते हुए? आरिश ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। अगर फिर कभी आर्या के पास आए तो अंजाम बुरा होगा। फैजान सिर झुकाकर चला गया, मगर जाते जाते बोला, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई आर्या, अब देखना मैं क्या करता हूं। आर्या की रूह कांप गई। वो दादी के पास बैठ गई और बोली, दादी, मुझे डर लग रहा है। दादी ने उसे गले से लगाया। डर मत बेटी, अब मैं तेरे साथ हूं, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। दादी ने उस रात किसी को कुछ नहीं कहा, बस सबको जल्दी सो जाने को बोला। आर्या अपने कमरे में जाकर बैठी रही। दिल में डर भी था और राहत भी। डर क्योंकि फैजान अब क्या करेगा ये सोचकर रूह कांप रही थी, और राहत क्योंकि आज उसने खुद को बचा लिया था। अगली सुबह जब वो नीचे आई तो देखा आरिश पहले से मौजूद था। वो दादी से बातें कर रहा था। दादी ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आजा बेटा, तेरी बात करने का वक्त आ गया है। आर्या ने चौंक कर देखा। कौन सी बात दादी? दादी ने प्यार से कहा, तेरे और आरिश के रिश्ते की बात। सारा फूफी ने कल फोन किया था, अब बस तेरी रजामंदी बाकी है। आर्या के गालों पर लाली छा गई। वो सिर झुकाकर बोली, दादी, मुझे जो आप सही समझे वही मंजूर है। दादी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दुआ उठाई, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आरिश मुस्कुराया, अब तो मुझे लग रहा है मेरी पूरी दुनिया पूरी हो गई। उसकी आवाज में सच्चाई थी। आर्या ने पहली बार इतनी गहराई से किसी की आंखों में मोहब्बत देखी थी। उस दिन से घर में जैसे एक नई रौनक फैल गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दादी, समीरा भाभी और बाकी औरतें कपड़े सिलवा रही थीं, गहने देख रही थी। आर्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी चाल बोलचाल सब में शालीनता झलकने लगी थी। वो अब रोज नमाज पढ़ती, दादी के साथ खाना बनाती और हर शाम आंगन में दीप जलाकर कहती, दादी देखो ना, सब कुछ कितना खूबसूरत लगने लगा है। दादी मुस्कुरा देती, क्योंकि अब तेरे दिल में सुकून है बेटी, और जहां सुकून होता है वहां खुदा की रहमत भी होती है। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं था, क्योंकि फैजान अब और भी बेचैन हो गया था। उसके अंदर जलन की आग भड़क चुकी थी। वो सोचता, जिस लड़की को मैं चाहता हूं वो किसी और की हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो हर वक्त आर्या के आसपास रहने का बहाना ढूंढता। कभी कहता, आर्या, शादी की तैयारी में कोई मदद चाहिए तो बताना। कभी बिना वजह उसके कमरे के पास रुक जाता। आर्या अब उससे पूरी तरह बचने लगी थी। वो जब भी नजर आता तो किसी काम में लग जाती या वहां से चली जाती। लेकिन फैजान की आंखें उसे हर वक्त ढूंढती रहती। एक दिन शाम को जब वो रसोई में थी, फैजान पीछे से आया और बोला, तुम बदल गई हो आर्या, पहले मुस्कुराती थी या हर वक्त चुप रहती हो? उसने बिना पल के कहा, हर वक्त मुस्कुराना हर बात का जवाब नहीं होता। मगर मुझे तुम्हारी वो मुस्कान बहुत पसंद थी। फैजान बोला। उसकी आवाज धीमी थी मगर खतरनाक। आर्या ने कहा, आप शादीशुदा हैं और भाभी बहुत अच्छी हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, मुझसे नहीं। फैजान की आंखों में गुस्सा भराया। तुम्हें क्या लगता है मैं समीरा से खुश हूं? वो औरत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। काश अगर पहले तुम मिली होती तो आज मेरी बीवी तुम होती। आर्या पलटकर बोली, कभी ऐसी बात मत कीजिए, आपकी बीवी मेरे लिए इज्जत है और मैं आपको हमेशा एक भाई की तरह देखती हूं। बस, फैजान चिल्लाया, मुझे भाई मत कहो, समझी? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। आर्या डर गई। उसने जल्दी से कहा, कृपया यहां से जाइए।
फैजान गुस्से में वहां से निकल गया, मगर जाते जाते उसकी आंखों में एक अजीब सी ठान थी, जैसे वो किसी साजिश की सोच चुका हो। रात को आर्या अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम्हें लग रहा होगा मैं डर गया हूं, लेकिन खेल अब शुरू होगा। वो आवाज फैजान की थी। आर्या कांप गई। तुम क्या चाहते हो? सिर्फ तुम्हें आर्या, अगर मेरी नहीं बनी तो किसी की भी नहीं बनने दूंगा। कॉल कट गई। आर्या के हाथ से फोन छूट गया। वो दादी के कमरे में दौड़ गई। दादी, मुझे डर लग रहा है। दादी ने सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, बस मन घबरा रहा है। दादी ने कहा, डर मत बेटी, जब खुदा साथ होता है तो किसी का डर नहीं रहता। उस रात आर्या सो नहीं सकी। हर ख्याल में फैजान की गंदी मुस्कान घूम रही थी। सुबह उठी तो माहौल कुछ हल्का था। समीरा भाभी मायके से लौट आई थीं। उन्हें देखते ही आर्या को सुकून मिला। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। भाभी, आप आ गईं, अब मुझे डर नहीं लगेगा। समीरा मुस्कुरा दी, मगर उनके चेहरे पर थकान थी। सब ठीक है ना? हाँ भाभी, बस आप आ गईं, यही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिन यूं ही बीते। शादी की तारीख तय हो गई 2 हफ्ते बाद। सबके चेहरों पर खुशी थी, बस फैजान के चेहरे पर नहीं। वो अब और भी चुप और खतरनाक लगने लगा था। एक दिन वो आर्या के पास आया और बोला, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था शादी मत करना। क्यों? अब क्या करोगे? देखना, ऐसा करूंगा कि ये रिश्ता खुद टूट जाएगा। वो मुस्कुराया और चला गया। आर्या को उसकी बातों ने अंदर तक डरा दिया। वो सोचने लगी, आखिर वो क्या कर सकता है। दूसरे दिन शाम को उसके फोन पर एक मैसेज आया। तुम्हारा सच सबको दिखाने का वक्त आ गया है। साथ में कुछ तस्वीरें थीं। आर्या ने जैसे ही खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तस्वीरें एडिट की गई थीं, जिसमें वो और फैजान साथ दिख रहे थे, जैसे किसी नज़दीकी पल में। या खुदा! आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बोली, ये उसने कैसे किया? तभी उसका फोन बजा। फिर वही आवाज, देखा? अब अगर मुझसे शादी नहीं की तो ये तस्वीरें आरिश को भेज दूंगा। आर्या चिल्लाई, तुम कमीने आदमी हो, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाओगे। फैजान हंसा। देखते हैं किसमें कितना दम है। कॉल कट गई। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। वो दादी के पास जाना चाहती थी, मगर डर रही थी कि अगर सबको पता चला तो लोग उसे ही गलत समझेंगे। वो बस अल्लाह से दुआ कर रही थी, या खुदा, मेरी इज्जत बचा लेना। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं खुद को साफ साबित कर सकूं। उस रात उसने फ़ोन बार बार चेक किया, कहीं आरिश ने कोई मैसेज भेजा हो, मगर उधर सन्नाटा था। वो डर में डूबी पूरी रात रोती रही। सुबह जब दादी उसके कमरे में आई तो बोली, क्या हुआ बेटी, चेहरा इतना उतरा क्यों है? आर्या ने कहा, कुछ नहीं दादी, नींद नहीं आई बस। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अब ज्यादा मत सोचो, कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, सब ठीक होगा। आर्या ने धीरे से सिर झुका लिया। काश दादी, सब सच में ठीक हो जाए। शाम का वक्त था। आंगन में दीपक जल रहे थे और घर के कोने कोने में शादी की तैयारी की खुशबू फैली थी। दादी मिठाई वाले को पैसे दे रही थीं। भाई थोड़ा जल्दी करना, परसों हल्दी है, सब कुछ टाइम पर चाहिए। आर्या छत पर बैठी आसमान देख रही थी। मन में तूफान चल रहा था। वो डर और शर्म से टूट चुकी थी। हर वक्त उसे लगता, कहीं वो तस्वीरें किसी ने देख ली तो, अगर आरिश को पता चला तो। तभी नीचे से किसी ने आवाज दी, आर्या, आरिश आ गया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आईने के सामने गई, अपने आंसू पोंछे, बाल संवारे और नीचे चली गई। आरिश सामने खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, मुस्कुराता चेहरा, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक ठहराव, एक सच्चाई। कैसी हो आर्या? उसने पूछा। ठीक हूँ, आर्या ने हल्की मुस्कान दी। दादी ने कहा, बेटा, अब तो बस शादी के रस्में रह गई हैं, तू रही जा अब। जी नानी, अब कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो सोचना चाहती थी कि सब ठीक हो गया, मगर किस्मत अब भी उसकी परीक्षा लेने को तैयार थी। रात को सब लोग आंगन में बैठे थे। समीरा भाभी मिठाई बांट रही थी, फैजान मोबाइल में कुछ कर रहा था और आर्या चुपचाप कोने में बैठी थी। अचानक फैजान ने जोर से कहा, अरे भाई आरिश, जरा ये देखो। सबकी नजरें उसकी ओर चली गईं। वो हंसते हुए मोबाइल दिखा रहा था।
कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं आजकल के लोग। आरिश ने फ़ोन लिया और जैसे ही उसने देखा उसका चेहरा सख्त पड़ गया। वो तस्वीरें? वो वही तस्वीरें थी जो फैज़ान ने एडिट करके बनाई थी। आर्या और फैज़ान की झूठी नज़दीकियाँ। आर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कुछ बोल नहीं पाई। आरिश ने फ़ोन नीचे फेंक दिया। ये सब क्या है? फैज़ान ने नकली हैरानी दिखाई। भाई, मुझे तो खुद नहीं पता, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी है, सोचा दिखा दूं। दादी चौंक गई। या अल्लाह, ये क्या देख रही हूं मैं? समीरा भाभी की आंखें भीग गईं। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, ये झूठ है दादी, ये सब एडिट किया गया है। मगर कोई सुन नहीं रहा था। आरिश का चेहरा तमतमा गया था। उसने कहा, आर्या, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन क्या आरिश? उसने रोते हुए कहा। लेकिन तस्वीरें झूठी लगती नहीं हैं। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं क्या करूं आरिश? वो फूट फूट कर रो पड़ी और अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर गई। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने तो बस सच्चा प्यार किया। नीचे दादी का चेहरा उतर गया था। उन्होंने समीरा से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन झूठा। समीरा बोली, माँ, मैं जानती हूँ आर्या वैसी लड़की नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। रात को समीरा ने फैज़ान का मोबाइल देखा। वो सो रहा था और फ़ोन टेबल पर पड़ा था। उसने फ़ोन उठाया और फोटो गैलरी खोली। वहाँ वही तस्वीरें थीं और नीचे लिखा था, एडिट बाय FZ। उसका दिल दहल गया। या खुदा, ये तो मेरे शौहर की करतूत है। सुबह होते ही समीरा ने दादी को सब बता दिया। माँ, ये सब फैज़ान ने किया है, वो आर्या को ब्लैकमेल कर रहा था। दादी की आंखों में गुस्सा आ गया। उसे बुलाओ। फैज़ान नीचे आया। दादी ने एक थप्पड़ जड़ दिया। हरामखोर, अपनी घर की लड़की की इज्जत से खेला तूने। फैज़ान बोला, माँ, आप नहीं जानती, वो खुद मेरे पीछे थी। आर्या गुस्से से कांप उठी। झूठ, मैंने हमेशा तुम्हें भाई समझा। आरिश अंदर आया। वो सब सुन चुका था। उसने फैज़ान का कॉलर पकड़ लिया। साले, तू औरत की इज्जत से खेलता है? फैज़ान ने छुड़ाने की कोशिश की, पर आरिश ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। दादी बोली, बस करो आरिश, इतना काफ़ी है। उन्होंने सबके सामने कहा, सच्चाई अब साफ है, गलती आर्या की नहीं, उस शैतान की है। आरिश ने आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो आर्या, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। आर्या की आंखों में आंसू थे। वो बोली, शक तो प्यार की मौत होता है आरिश, लेकिन मैं खुश हूं कि सच्चाई सामने आ गई। फैज़ान अब घर छोड़ चुका था। समीरा ने भी अपने रिश्ते पर फैसला लिया। ऐसे आदमी के साथ अब नहीं रह सकती माँ। दादी ने सिर झुका लिया। बेटी, तूने सही किया। आर्या अब धीरे धीरे फिर से मुस्कुराना सीख रही थी। शादी की तारीख वही रखी गई। अब शादी में खुशी से ज्यादा सुकून था, क्योंकि सच्चाई ने झूठ पर जीत हासिल की थी। शादी के दिन जब आर्या दुल्हन बनी तो दादी ने उसके माथे को चूमा। देखा बेटी, जो सच्चा होता है खुदा उसकी लाज रखता है। आरिश ने आर्या का हाथ थामा और कहा, अब कभी तुझे रोने नहीं दूंगा। वो पल जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स था, जहां दर्द के बाद सुकून मिलता है। मोहब्बत, इज्जत और भरोसे की जीत हुई थी। शाम को जब सब मेहमान चले गए, आर्या आंगन में बैठी थी। हवा हल्की चल रही थी, चांद पूरा था और उसके चेहरे पर सुकून की रोशनी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद खुदा, तूने मेरी सच्चाई को जिताया। शादी के बाद का माहौल बहुत खूबसूरत था। हर कोना खुशियों से भरा हुआ था। आर्या अब अपनी ससुराल में थी। वही घर जहां कभी डर था, अब वही उसका ठिकाना बन गया था। दादी ने सबके सामने कहा था, अब ये घर आर्या का है और इस घर की इज्जत अब इसकी जिम्मेदारी है। आरिश हर वक्त उसके साथ रहता, कभी रसोई में मदद करता, कभी हंसी मजाक करता, कभी बस चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे दुनिया की सारी सुकून की वजह वही हो। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, इतने शांत क्यों रहते हो? आरिश बोला, क्योंकि जब तू पास होती है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्या हंस दी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। वो फिर से वही पुरानी आर्या बन रही थी, जो हंसती थी, खिलखिलाती थी और सबको अपने प्यार से जीत लेती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। आरिश की पोस्टिंग शहर में ही थी, इसलिए दोनों ज्यादा वक्त साथ रहते।
रात को दोनों छत पर बैठकर बातें करते, भविष्य के सपनों की, बच्चों के नामों की और उस जिंदगी की जिसमें अब कोई डर नहीं था। लेकिन किस्मत ने जैसे चैन से बैठने की कसम नहीं खाई थी। एक शाम आरिश ड्यूटी पर गया हुआ था। आर्या घर में अकेली थी। दादी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आर्या ने सोचा, शायद आरिश जल्दी लौट आया है। दरवाज़ा खोला और जैसे ही सामने देखा, उसके होंठ सूख गए। वो फैज़ान था। तुम? आर्या की आवाज़ कांप गई। फैज़ान मुस्कुराया। डर गई क्या? डर तो अभी बाकी है। आर्या ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर उसने ज़बरदस्ती पैर रख दिया। इतनी जल्दी मुलाकात खत्म क्यों कर रही हो? आर्या ने गुस्से में कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? जेल में होना चाहिए था तुम्हें। जेल? फैज़ान हंसा। कौन सी जेल? मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं लिखा गया। सब भूल गए थे मुझे। बस तू ही रह गई यादों में। आर्या बोली, मैं पुलिस को बुला रही हूं। फैज़ान ने मोबाइल छीन लिया। कोई फायदा नहीं, मैं बस तुझे कुछ याद दिलाने आया हूं। उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें वो सब है जो तेरे लिए सबसे कीमती है। आर्या चिल्लाई, ये क्या है? फैज़ान बोला, तेरी वो तस्वीरें जिन्हें मैंने अब और भी बेहतर एडिट कर लिया है। अगर चाहूं तो फिर से तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूं। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? फैज़ान ने ठंडी सांस ली। खुदा नहीं तो ये खेल रचा है आर्या, अब बदला पूरा होगा। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। बस बहुत हुआ। फैज़ान पलटा। आरिश खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। तू फिर से मेरी बीवी के पास आया? फैज़ान ने हंसते हुए कहा। बीवी? वो तो पहले से ही मेरी तस्वीरों में थी। आरिश ने झटके से उसे पकड़ लिया और दीवार से धक्का दे मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? आर्या रोती हुई बोली। छोड़ दो आरिश, इसे छोड़ दो। आरिश ने गुस्से में कहा, अगर आज इसे नहीं छोड़ा तो कल फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद करेगा। दादी बीच में आई। बस बेटा, अब पुलिस को बुलाओ। आरिश ने फोन निकाला और पुलिस को खबर दी। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची और फैज़ान को ले गई। वो जाते जाते बोला, आर्या, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस की गाड़ी चली गई, लेकिन आर्या की आंखों में वो डर अब भी बाकी था। उस रात आरिश ने उसे अपने पास बिठाया। डर मत, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। आर्या बोली, मैं नहीं डरती आरिश, बस सोचती हूं कोई इंसान इतना गिर कैसे सकता है। आरिश ने उसके हाथ थामे। कभी कभी खुदा कुछ लोगों को सजा नहीं देता, बल्कि उन्हें हमारे जरिए सजा दिलवाता है। आज तूने हिम्मत दिखाई, इसलिए वो पकड़ा गया। आर्या की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, अगर तू साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। आरिश ने उसके माथे को चूमा। हमेशा रहूंगा। अगले दिन दादी ने पूरे घर में पूजा रखवाई। सब लोग आए, मिठाई बांटी गई। दादी बोली, आज इस घर से एक बुरा साया चला गया, अब इस घर में सिर्फ सुकून रहेगा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। आर्या फिर से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी मुस्कान लौट आई थी। आरिश हर सुबह उसे छोड़ने जाता और शाम को लेने आता। शहर के लोग अब उसे मिसेज आरिश के नाम से पहचानने लगे थे। एक दिन क्लास के बाद एक छोटी बच्ची ने पूछा, मैम, आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हैं? आर्या ने कहा, क्योंकि मुस्कुराना हर दर्द का सबसे अच्छा जवाब है बिटिया। बच्ची मुस्कुरा दी और आर्या की आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद अब सच में मेरी जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक रात आरिश ड्यूटी पर था। आर्या अकेली थी। तभी दरवाजे पर एक लिफाफा गिरा। उसमें लिखा था, मैं लौट आया हूं, खेल अभी बाकी है। आर्या के हाथ कांप गए। वो समझ गई, फैज़ान जेल से छूट चुका है और इस बार वो सिर्फ बदला नहीं, विनाश लेकर आएगा। वो बोली, या खुदा, ये कब खत्म होगा? उसी वक्त दादी कमरे में आई। क्या हुआ बेटी? आर्या ने लिफाफा छिपा लिया और बोली, कुछ नहीं दादी, बस पुरानी बातें याद आ गईं। दादी ने कहा, यादें अगर दर्द दें तो उन्हें याद नहीं करना चाहिए। आर्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ चुका था। रात का समय था, घर में सन्नाटा था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आर्या खिड़की के पास बैठी थी, हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वो सोच रही थी,
कितना सुकून है अब जिंदगी में। शायद खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजे की तरफ गई। कौन? कोई जवाब नहीं। उसने झांक कर देखा, कोई नहीं था, पर जमीन पर एक लिफाफा रखा था। वो झुककर लिफाफा उठाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने खोला, अंदर एक पेनड्राइव और एक छोटा नोट था। उस नोट पर लिखा था, मैं लौट आया हूं। इस बार सिर्फ तेरी इज्जत नहीं, तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। नीचे नाम लिखा था फैजान। आर्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घबराकर दादी के कमरे की तरफ दौड़ी। दादी, वो लौट आया है। दादी ने चौंक कर पूछा, कौन? फैजान जेल से छूट गया है। दादी ने तुरंत आरिश को फोन लगाया। वो बोली, बेटा जल्दी घर आ, हालत ठीक नहीं लग रही। आरिश ने कहा, मैं आता हूं नानी। थोड़ी देर में वो घर पहुंचा। आर्या उसके पास दौड़कर आई। आरिश, वो फिर आ गया है, देखो ये चिट्ठी। आरिश ने वो लिफाफा और पेन ड्राइव देखा। चिंता मत करो, अब सब कुछ मेरे हाथ में है। उसने पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में डाली। जैसे ही वीडियो चला, स्क्रीन पर आर्या की एडिट की हुई पुरानी तस्वीरें थी। फैजान की आवाज़ बैकग्राउंड में थी। आर्या, अब ये सब इंटरनेट पर डालने में देर नहीं लगेगी। इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आरिश ने गुस्से में लैपटॉप बंद किया। अब ये आदमी खुदा की भी नहीं सुनेगा। आर्या डर के मारे रोने लगी। आरिश, अगर उसने ये सब फैला दिया तो? कुछ नहीं होगा, उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अब डर खत्म, लड़ाई शुरू। अगले दिन सुबह आरिश थाने गया और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने वादा किया, हम उस पर नजर रखेंगे, लेकिन फिलहाल वो बेल पर बाहर है। शाम को आर्या अपनी टीचिंग से लौटी तो घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। वो बोली, दादी? कोई जवाब नहीं। वो अंदर गई। कमरा बिखरा पड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो दादी के कमरे की तरफ दौड़ी। दादी, दादी आंखें खोलो। तभी मेज पर एक और नोट पड़ा था। चेतावनी थी ये, अगली बार सिर्फ डर नहीं, मौत दूंगा। आर्या की चीख सुनकर पड़ोसी भागकर आए। दादी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, बस सदमे से बेहोश हो गई थी। आर्या ने सिर झुका लिया और खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद उसका सामना करूंगी। रात को आरिश अस्पताल में आया। आर्या ने कहा, आरिश, अब मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं खुद उसे पकड़वाऊंगी। आरिश बोला, लेकिन अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूं। दोनों ने एक प्लान बनाया। आर्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, जो इंसान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उसे सबके सामने लाऊंगी। उसी रात फैजान का मैसेज आया, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें आर्या, अब देखना अंजाम क्या होता है। अगले दिन आर्या अपने स्कूल गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो मुस्कुरा रही थी, पर दिल में डर बैठा था। लंच टाइम में गार्ड ने कहा, मैम आपके लिए एक पार्सल आया है। आर्या ने पूछा, किसने भेजा? गार्ड बोला, कोई छोड़ गया और चला गया। उसने पार्सल खोला। अंदर एक मोबाइल फोन था, जिसमें सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो में फैजान बोला, तेरा खेल खत्म, आज रात 8 बजे पार्क में मिलना, वरना सब इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। आर्या की सांसें रुक गईं। वो तुरंत आरिश को फोन करती है। आरिश, उसने बुलाया है, आज रात। आरिश ने कहा, डरो मत, मैं पुलिस के साथ वहीं रहूंगा। रात 8 बजे आर्या डरते हुए पार्क पहुंची। वो चारों तरफ देखती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। अचानक पीछे से आवाज आई, तो आ ही गई तू। वो पलटती है। फैजान खड़ा था, हाथ में मोबाइल लिए। उसकी आंखों में नफरत थी। क्या मिला तुझे मुझे जेल भेजकर? आर्या बोली, सुकून, अब वो सुकून छीन लूंगा। उसने मोबाइल दिखाते हुए कहा, ये अपलोड होते ही तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, तू फिर वही गलती कर रहा है। नहीं आर्या, वो बोला, इस बार मैं जीतूंगा। तभी झाड़ियों के पीछे से पुलिस वाले बाहर आए। आरिश भी उनके साथ था। अब तो तू खुद फंस गया, आरिश बोला। फैजान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे पकड़ भी लोगे तो क्या, लोग तो उस पर यकीन करेंगे जो दिखेगा। वो मोबाइल लेकर भागा। आरिश उसके पीछे दौड़ा। दोनों में झड़प हुई। बारिश शुरू हो चुकी थी। जमीन फिसलन भरी थी। फैजान चिल्लाया, तू मुझे नहीं रोक सकता।
अचानक उसका पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ा। सिर पत्थर से टकराया। वो वहीं बेसुध पड़ा रहा। पुलिस दौड़कर पहुंचे। डॉक्टर को बुलाया गया। फैजान की नब्ज चेक की गई। वो मर चुका था। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, खुदा की अदालत में कोई झूठा नहीं बचता। आरिश ने उसका हाथ थामा। सब खत्म हो गया। पुलिस ने केस बंद किया। सारे सबूत मिटा दिए गए। अब कोई तस्वीर, कोई डर नहीं बचा था। कुछ दिन बाद दादी अस्पताल से घर लौटी। उन्होंने आर्या को गले लगाया। देखा बेटी, बुराई कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई आखिर जीतती ही है। आर्या की आंखें भर आईं। दादी, मैं बस अब शांति चाहती हूँ। अब तुझे कोई नहीं डराएगा, दादी बोली। शाम को जब सूरज ढल रहा था, आर्या छत पर बैठी थी। हवा में ठंडक थी और दिल में सुकून। वो आसमान की ओर देखती हुई बोली, खुदा, तूने बहुत आजमाया, लेकिन तूने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आरिश पीछे आया। चलो नीचे, दादी बुला रही हैं। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब डर नहीं लगता आरिश, अब बस प्यार लगता है। और वो उसके साथ नीचे चली गई। उसके चेहरे पर पहली बार वो मुस्कान लौट आई थी जिसे डर और दर्द ने कभी छीन लिया था। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्या ने आंखें खोली तो पहली बार दिल में कोई डर नहीं था। वो शांत थी, जैसे किसी लंबे तूफान के बाद सुकून की हवा चल रही हो। आसमान साफ था और पक्षी चहचहा रहे थे, जैसे खुदा कह रहा हो, अब तेरी तकलीफ खत्म बेटी। आरिश बाहर आंगन में नमाज पढ़ रहा था। वो उसे देखती रही और सोचती रही कि जिसने मुझे टूटने से बचाया, वो इंसान सच में खुदा का तोहफा है। जब आरिश ने नमाज खत्म की तो आर्या उसके पास आई और बोली, आरिश, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब तेरे अंदर खुदा है और खुदा वाला इंसान कभी नहीं डरता। दादी भी बाहर आईं। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब बस खुश रहो बच्चों, बहुत तूफान झेले हैं तुमने। आर्या बोली, दादी, अगर आपके आशीर्वाद न होते तो शायद मैं ये सब झेल नहीं पाती। दादी मुस्कुरा दी, बेटी, जब नीयत साफ हो तो खुदा खुद रास्ता बना देता है। दिन बीतने लगे और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई। आर्या फिर से अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। अब वो सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। प्रधानाचार्य ने स्टेज पर कहा, आज हम उस टीचर को सम्मानित कर रहे हैं जिसने अपने जीवन में हिम्मत, सच्चाई और इज्जत का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सबकी नजरें आर्या पर थीं। वो धीरे से स्टेज पर गई और माइक पकड़ा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में ताकत थी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, पर टूटकर भी इंसान अगर खुद पर भरोसा रखे तो वो फिर से बन सकता है। और याद रखिए, किसी की इज्जत से खेलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब खुदा इंसाफ करता है तो देर जरूर लगती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं रहता। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों की आंखों में चमक थी। कुछ महिलाएं जो पहले आर्या को शक की नजरों से देखती थीं, आज वही उसके पास आकर बोली, बेटी, तूने सच में औरत की इज्जत को एक नई पहचान दी। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, अब मेरा नाम बदनाम नहीं, बल्कि इज्जत का प्रतीक बन गया है। शाम को घर लौटी तो दादी ने कहा, सुना है आज सबने तेरी बहुत तारीफ की। आर्या बोली, दादी, अब लोग मुझे शिक्षिका नहीं, बल्कि हिम्मत वाली औरत कहते हैं। दादी ने गर्व से कहा, क्योंकि तूने डर को नहीं, सच्चाई को चुना। आरिश अंदर आया और एक गुलाब आर्या के हाथ में दिया। आज तेरे लिए नहीं, तेरे उस हौसले के लिए जो तूने दिखाया। आर्या हंस पड़ी। अगर तू साथ न होता तो हिम्मत नहीं आती। आरिश बोला, नहीं आर्या, हिम्मत तो तेरे अंदर पहले से थी, बस वक्त ने उसे जगा दिया। रात को दोनों छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। हवा में ठंडक थी, पर दिलों में गर्माहट। आरिश ने कहा, आर्या, अब आगे क्या सोचा है? वो मुस्कुराई। सोचा है एक वुमेन सेफ्टी ट्रस्ट खोलूंगी, ताकि जो औरतें डर के साए में जी रही हों, वो बाहर आकर अपनी सच्चाई बोल सकें। आरिश ने कहा, यही तो असली जीत है, जब दर्द किसी और की उम्मीद बन जाए। अगले कुछ महीनों में आर्या ने सच में उस ट्रस्ट की शुरुआत की। नाम रखा नई किरण। हर हफ्ते कई महिलाएं वहां आती, कोई घरेलू हिंसा से टूटी हुई, कोई ब्लैकमेल से डरती हुई, और आर्या उन्हें सिखाती, कभी चुप मत रहना, औरत की आवाज उसकी ढाल होती है।
धीरे धीरे आर्या का ट्रस्ट पूरे शहर में मशहूर हो गया। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? आर्या बोली, वो वक्त जब मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब खुदा ने मुझे हिम्मत दी तो मैंने तय किया कि अब सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा रखकर जीऊंगी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसका नाम अब हर जगह इज्जत के साथ लिया जाने लगा। कुछ सालों बाद आरिश और आर्या के भर किलकारियां गूंजी। उनकी बेटी का जन्म हुआ। दादी ने नाम रखा रूहाना, जिसका मतलब था सुकून देने वाली आत्मा। आर्या अपनी बेटी को गोद में लेकर बोली, बेटी, मैं चाहती हूं तू डर से नहीं, हिम्मत से जीना सीखे। आरिश ने कहा, और अगर कभी बुराई सामने आए तो याद रखना, तेरी माँ ने भी उसे हराया था। घर में हंसी गूंज उठी। दीवारों पर अब खुशियों की तस्वीरें थीं और हवा में सिर्फ दुआओं की खुशबू थी। रात को जब सब सो गए, आर्या छत पर खड़े होकर आसमान देखने लगी। उसने कहा, या खुदा, तूने जो दर्द दिया वही मेरी ताकत बन गया। अब मैं दूसरों को वो ताकत दूंगी। हवा धीरे से चली, जैसे खुदा ने उसके माथे को चूमा हो। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी और वो मुस्कुरा दी। अब डर नहीं, बस सुकून है। कहानी का संदेश: औरत की इज्जत सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो उसका सम्मान करता है वो खुदा का डर मानता है, और जो उसे तोड़ता है वो आखिर में खुद टूट जाता है। हिम्मत, सच्चाई और भरोसा, यही हर औरत की असली ताकत है।